नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम नीति के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग एक और जीके मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप इसी तरीके का अपना टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी तरीके के वीडियोज़ अपलोड करते ही रहता हूँ। तो शुरुआत करेंगे आज के इस टेस्ट की। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 15 में से आपने कितने का आंसर सही किया। इसके अलावा भी अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ वीडियो के लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने का आंसर सही दिया। इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो जब ताप बढ़ता है तो द्रव की सांद्रता जो होती है वो घटती है। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। ऑप्शन बी वाला इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻3 मीटर। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो जो एक नैनोमीटर है वो बराबर होता है 10⁻⁹मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि एक जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसका परिभ्रमण काल कितना होता है? एक भू स्थिर जो उपग्रह होता है उसका परिभ्रमण काल जो है टोटल कितना होता है, ये हमें बताना है। 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 6 घंटे। तो किसी भी जो भू स्थिर उपग्रह रहता है उसका परिभ्रमण काल जो होता है वो 24 घंटे होता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, टेफ्लॉन सामान्य नाम है किसका? किसको जो है टेफ्लॉन को का जो सामान्य नाम है कि मतलब किसका नाम सामान्य नाम जो है वो टेफ्लॉन है। तो पॉलीटेट्रोफ्लोरो एथिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल फ्लोराइड या फिर ड्राई फ्लोरोमीथेन। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि पॉलीटेट्रोफ्लोरो इथिलीन जो है उसका सामान्य नाम जो है टेफ्लॉन है। आपको टेफ्लॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कठोर जो है टेफ्लॉन होता है और इस पर ऊष्मा, क्षार और अम्ल का कोई असर नहीं होता है। सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला है कि उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं। बांज का जो पौधा है उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारा जल को इकट्ठा करके रखता है। इससे जो भू स्तर मतलब जल स्तर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इसको काफ़ी मतलब जो है अच्छा यहाँ पर माना जाता है। तो हमको सामान्यतः ये बताना है कि ये किस तरीके के जो बांज बुरास के जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, किस प्रकार के वनों में होते हैं। सो ऑप्शन ए वाला है शिपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता है ये, या फिर उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता है, या समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, या उपयुक्त सभी सही हैं। तो जो बांज और बुरास के जो पौधे हैं वो समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। जो आपका बुरांस है, आपको पता होगा कि ये जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, राजकीय वृक्ष जो है उत्तराखंड का वो है बुरांस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटों संरक्षण के द्वारा, एक्स सीटों संरक्षण के द्वारा, जीन पूल द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान में जो आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है वो इन सीटों संरक्षण के माध्यम से किया जाता है। इन सीटों कंजर्वेशन के द्वारा जो आनुवांशिक विविधता है उसका रख रखाव किया जाता है राष्ट्रीय उद्यानों में। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि
उस वक्त जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, फिर बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि समांतर फसल का एक उदाहरण है। समांतर फसल का क्या उदाहरण है? आलू धान, गेहूँ सरसों, कपास गेहूँ या ज्वार और आलू। तो जो समांतर फसल का उदाहरण है वो है क्या? गेहूँ और सरसों। समांतर फसलें किसको कहते हैं? तो ऐसी फसलें जिनके बढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है और दोनों जो फसलें होती हैं उनके बीच में किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं होता है। ठीक है, इनका मतलब अलग अलग तरीका होता है बढ़ने का। तो यहाँ पर गेहूँ और सरसों यानी कि ऑप्शन बी वाला सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कंप्यूटर से है ये क्वेश्चन। यूनिक्स, जावा, ओरेकल या एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस तो नहीं हो सकता, आपको सभी को पता है। जावा भी नहीं हो सकता। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न है कि भाई इन दोनों में से कौन सा होगा, तो यूनिक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बाकी सब जो है इसमें सॉफ्टवेयर हैं, तो आप ये यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? ये तो शायद बता ही लेंगे अगर कंप्यूटर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो जो सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच की जो अत्यधिक तेज और छोटी आकृति होती है वो होती है क्या? रैम और रोम, कैश स्मृति या द्वितीयक स्मृति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कैश स्मृति होती है, जो कैश मेमोरी होती है, यही जो है सीपीयू और जो आपका मुख्य स्मृति होती है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां कि भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वैधशाला स्थापित की जा रही है? न्यूट्रिनो की रिसर्च के लिए एक वैधशाला स्थापित किया जा रहा है और ये स्थापित हो रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक स्थान है थनी नाम का, तो वहाँ पर जो है इसको पहाड़ी के अंदर ये वैधशाला बनाई जा रही है। और मैंने आपको बताया कि इसमें न्यूट्रॉनों की मतलब ये के ऊपर जो है रिसर्च इसमें की जाएगी। ठीक है, चलिए न्यूट्रिनो के ऊपर इसमें रिसर्च की जाएगी, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रियो पैरालंपिक में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? दीपा मलिक जो है वो पैरालंपिक में इन्होंने 2016 में रजत पदक जीता था शॉट पुट में, जिसको गोला फेंक भी बोला जाता है। सो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा ये पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। कौन? दीपा मलिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नासा का अंतरिक्ष कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? अंतरिक्ष यान है कैसिनी, नासा का अंतरिक्ष यान है कैसिनी, और ये किस ग्रह के मिशन पर इसको भेजा गया? तो इसको भेजा गया है शनि के, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। अब तो हालांकि ये ख़त्म भी हो चुका है, 1997 में इसको पृथ्वी से छोड़ा गया था और ये पहला मतलब उपग्रह है जिसने कि शनि की कक्षा में प्रवेश किया है। ठीक है, पहला अंतरिक्ष यान है ये, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये मतलब क्योंकि टाइम होता है ना इनका कि इतने टाइम बाद ये काम करना बंद कर देंगे और नष्ट हो जाएंगे, तो अब तो ये नष्ट हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन अच्छा है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की गई थी? आपने कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में सुना होगा, टीवी वगैरह में अक्सर सुनने को मिलता है। तो इसकी जो व्यवस्था है ये कब अपनाई गई थी? 1993, 96, 2000 या 2004। तो 1993 वाला इसका सही है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें 5 सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, 5, 3 हो गए, 4, 5, और एक जो होते हैं मतलब 4 तो जज होते हैं और एक जो होते हैं वो मुख्य जज जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो होते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी जो ट्रांसफ़र होने हैं या फिर जो आप कह सकते हो कि प्रमोशन होने हैं उनकी सिफारिश करते हैं ये मिलके, पांचों मिलके। ठीक है, जजों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, औरों की नहीं, जजों की। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब लोकसभा या राज्यसभा जो है मतलब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाते ये प्रमोशन को लेकर या फिर जो ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं जजों के उसमें। ठीक है, चलिए तो 1993 में ये अपनाई गई थी। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का जाल है? रूस, जापान, यूएसए या चाइना? तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। चाइना में सबसे लंबा जो है बुलेट ट्रेन का जाल है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री
प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पर स्थित है। ठीक है,